एज पर माई पेरेंट्स अगर आप एक सरकारी नौकरी क्रैक कर लेते हो देन दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। आपको कितनी सैलरी मिल रही है एज अ रिमोट इंजीनियर? क्लोज टू 50 LPA। 50 आपका बेस है? करेक्ट। किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई कर रहे सो आई थिंक वेरी हेल्पफुल। मेरे उस टाइम पे करंट एम्प्लॉयर ने वो रिटर्न टू ऑफिस का मेल डाल दिया था। ओके। और उसी मेल के रिस्पॉन्स में मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। दे वेर आस्किंग माई एक्नॉलेजमेंट कि आप ऑफिस कब से आ रहे हो बताओ। एंड व्हाट डिड यू रिप्लाई? आई रिप्लाइड दैट आई कैन नॉट कम टू ऑफिस एंड दिस इज माई रेजिग्नेशन। एंड इस स्विच के ड्यूरेशन में आई एक्चुअली हैड मल्टीपल जॉब ऑफर्स। सो आई ऑल्सो हैड ऑफर्स फ्रॉम बिग 4 कंपनीज इन द फील्ड ऑफ ML, AI, डेटा साइंस। आपको जो हाइक मिलता है ना 100%, 200%, मतलब वो डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, हाउ कैन अ फ्रेशर बिकम एन MLOps engineer? This is very interesting question. Lot of people are willing to get the answer. आप तो भाई जॉब खा रहे हो लोगों की यूजिंग AI। MLOps की जॉब AI खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, ये बताइए। बहुत सीरियस सवाल पूछ दिया आपने। हाय विकास, हाउ आर यू? Good, Fraz. Good. Glad to be here. Thank you for hosting me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत सारी बातें करनी है हमें आपसे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। Yeah, sure. So, my name is Vikash. I am from Kolkata. I work remotely as a data scientist या MLOPs engineer, जो भी बोल लो, responsibilities काफ़ी mix होती हैं. And this is a USA based firm जिसके लिए I am working currently. इसके पहले मैंने टॉप इंडियन कंसल्टिंग फर्म्स के साथ काम किया है, जैसे TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट। आई हैव ऑल्सो हैड ऑफर्स फ्रॉम बिग 4 कंपनीज, लेकिन ये सारे ऑफर्स मेरे पास एक ही टाइम पे थे, सो आई हैड टू मेक अ डिसीजन। सो आई हैव नेवर वर्कड विथ बिग 4, बट आई हैड द चांस। या क्रैक किया था, दैट इज राइट। एंड उससे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन बैकग्राउंड, तो मैंने BSc में अपना ग्रेजुएशन किया है, दैट ऑल्सो बाय द फॉल ऑफ 2016। अच्छा। एंड 2017 से मैंने एक्चुअली काम करना शुरू किया फ्रॉम विप्रो, दैट ऑल्सो लाइक अ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जो सर्विस डेस्क एनालिस्ट आप बोल सकते हो। अच्छा, सर्विस डेस्क एनालिस्ट। करेक्ट। सो जस्ट टू रिमाइंड कि दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ डेटा साइंस और MLOps, क्योंकि उस टाइम में मुझको ये स्किल्स आती भी नहीं थी। सो मुझे जस्ट एज अ ग्रेजुएट जिसे इंग्लिश बोलना आता है, जॉब चाहिए, एंड कंप्यूटर चलाना आता है, एंड आपको जॉब चाहिए, तो आप जो भी 12-15 हज़ार में जॉब कर लेते हो, दैट वाज माय डेब्यूट। ओके, ग्रेट। कितनी सैलरी थी उस टाइम पे? आई रियली डोंट हेजिटेट टू शेयर कि उस टाइम पे मेरा इन हैंड जो मुझे मिलता था दैट वाज 11,000, एंड उसके ऊपर से बट दैट वाज नॉट द ओनली अमाउंट यू विल टेक होम। तो वो ऐसे आपको बना के देते हैं ना कि बेसिक बहुत कम रखते हैं, हाँ, और उसके ऊपर कुछ वेरिएबल्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका इंसेंटिव बोनस रहेगा, सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू मीट योर टारगेट्स। उसके अलावा अगर OT कभी आया, सो दैट विल बी वन थिंग। सो कुछ ठीक ठाक पैसे बन जाते थे, बट अगेन नॉट गुड इनफ। बट आप ऐसे देखो, एज एन इंडिविजुअल अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक नीश में स्किल्ड नहीं हो, सो दैट इज गुड टू स्टार्ट। सो मेरे लिए वो ठीक था। सही बात है। हाँ। तो आपका मतलब एकदम से थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हुआ? आपने BSc किया मैथमेटिक्स में? करेक्ट, राइट। करेक्ट। वो तो PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मैथ्स उसमें मेन था। या ओके, उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन आप इस फील्ड में कैसे? सडनली तो नहीं, ऑब्वियसली यू सेड कि बीच में एक जॉब किया था जो कि कोडिंग से रिलेटेड नहीं था, नॉट एट ऑल, बट स्टिल हाउ डिड यू एंडेड अप बीइंग अ MLOps इंजीनियर? सो सबसे पहले तो प्रायर टू MLOps इंजीनियर आई वाज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट फॉर लाइक 3 years। अच्छा, ओके, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। ठीक है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप देखो, तो एज आई सेड कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव या सर्विस डेस्क एनालिस्ट, उस टाइम पे एक्चुअली मुझको क्लैरिटी थी ही नहीं अराउंड दीज जॉब रोल्स कि क्या होता है डेटा इंजीनियरिंग में, या डेटा एनालिस्ट एक डेटा साइंटिस्ट से अलग कैसे होता है, या मशीन लर्निंग किधर फिट बैठता है। सो एंड ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में, ना ही मेरे फैमिली में ऐसा कोई भी इंडिविजुअल था हु कैन गाइड मी। एज पर माई पेरेंट्स अगर आप एक सरकारी नौकरी क्रैक कर लेते हो देन दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। करेक्ट। ठीक है, मतलब शायद मेरे पेरेंट्स को अभी भी इस बात का रिग्रेट होगा कि मेरा बैंक PO शायद क्रैक नहीं हुआ। तो एनीवेज आई गॉट स्टार्टेड। पहला 2-3 साल तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना था दैट सिंस आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो एक कॉर्पोरेट लाइफ जो होता है, जो डिसिप्लिन होता है, या आप जैसे डेडलाइंस मीट करते हो, ठीक है, पंक्चुअल रहते हो, बस वो सीखना है। ठीक है, कि आप कैसे ईमेल लिखते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो इफेक्टिवली, क्योंकि ये चीज़ें भी मेरे बैकग्राउंड में किसी ने भी सिखाई नहीं थी। बट आई रियलाइज्ड कि इस तरीके से आप करियर में स्केल नहीं कर पाओगे।
आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा किसी भी एक चीज में। आई होप आप लोग को पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। एमएलओप्स इंजीनियर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और अच्छे इंजीनियर्स की कमी है। इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए एक फ्री प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम लोगों ने एमएलओप्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक कंप्लीट कोर्स भी बनाया है जिसमें हमने एमएलओप्स के बहुत सारे टूल्स को कवर किया है अलॉन्ग विद इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स। इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो लोग सीरियसली एमएलओप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एमएलओप्स इंजीनियर्स हैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं विद इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स, उनके लिए मैं कोर्स डिटेल बता देता हूँ कि कोर्स में क्या क्या कवर होने वाला है, कैसे कवर होने वाला है। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी कंप्लीट एमएलओप्स कोर्स। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रेड्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, इसके साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, मेंटरशिप भी होगा, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ कवर होगा। लेकिन इस कोर्स की बेस्ट चीज़ ये है कि कोई भी टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से कराया जाएगा विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। तो जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए भी ये कोर्स काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, एंड जिन लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे साथ में। वी विल मेक अ प्रोजेक्ट अराउंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। जनरेटिव एआई को यूज करके भी हम लोग एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड विल ऑल्सो हैव अ प्रोजेक्ट अराउंड AWS SageMaker। फ्री प्लेलिस्ट एंड कंप्लीट कोर्स दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पॉडकास्ट। सो कोविड हैपेंड एंड उस टाइम तक मेरा लगभग 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो चुका था। तो तब तक आप वैसे ही सर्विस डेस्क एनालिस्ट की तरह काम करेक्ट। तो कोविड जैसे ही हुआ, आई गॉट सम टाइम टू एक्सप्लोर द करियर ऑप्शंस, ठीक है। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि अब आईटी में मुझको एक क्लैरिटी अगर मिल रहा है कुछ करने का तो आगे बढ़ो, अदरवाइज लीव कॉर्पोरेट एंड कोई बिजनेस करो अपना, ठीक है। करेक्ट। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल द करियर possible career paths like data engineering, data analyst. So what I realized at that time कि data scientist बनने के लिए या data science सीखने के लिए I already had some prerequisites on place unknowingly. I'll tell you what are those things. Okay. तो I told you कि मेरा BSc में background था. So मेरा mathematics में जो आपको prerequisites चाहिए होती हैं, linear algebra, calculus and statistics बोल लो आप, these things were there for me, ठीक है। इसके अलावा by that time in my profession I was already working as a data analyst, okay। क्योंकि वो आप डेटा प्रेजेंटेशन बोलो, डेटा एनालिसिस बोलो, पावर BI, टैबलू या बेसिक SQL, ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ चुकी थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा दैट द फाउंडेशन इज ऑलमोस्ट सेट फॉर मी। मुझको थोड़ा सा इन चीज़ों को और ब्रश अप करके अब मशीन लर्निंग सीखना था, ओके। जो कि मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था। एंड इवेंचुअली देन डीप लर्निंग एंड जो आपका बाकी का करिकुलम होता है डेटा साइंस का, फिर वो सीखने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल था भी कि अब आप सीख तो चुके हो, एक स्किल सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। आप एक बूट कैंप कर लो, आप एक कोर्स कर लो, बट एक्चुअली उस स्किल रिलेटेड जॉब में ट्रांजिशन करना इज अनदर हैसल। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर वो भी हुआ, इवेंचुअली थोड़ा टाइम लगा। कोविड के टाइम पे हुआ ये भी? कोविड के टाइम पे ही हुआ। सो कोविड में लॉट ऑफ पीपल हैड टू अनफॉर्चुनेटली गो थ्रू लॉट ऑफ वर्स सिचुएशन, बट आई कंसिडर द कोविड फेज एज द गोल्डन फेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। सो वन ऑफ द गुड थिंग वॉज ट्रांजिशनिंग टू डेटा साइंस, ओके। एंड वो 2020-2021 के अराउंड हो चुका था। 2021 के अराउंड हो चुका था? हाँ, तो विद इन 2020। तब तक आप उसी विप्रो में काम कर रहे थे? नहीं, बाय दैट टाइम आई स्विच्ड टू कंपनीज। सो विप्रो से आई मूव टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड या एक्चुअली दे हैड डाइवर्स बिजनेस, उनका नाम है BT ग्रुप, ओके। एंड दैट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड कंपनी एटलीस्ट बैक देन, अभी मुझको ठीक से पता नहीं है। एंड वहीं पे मेरा एक डेटा एनालिसिस का फाउंडेशन आ चुका था। अच्छा, ठीक है। एंड वहां से द नेक्स्ट मूव इनटू द डेटा साइंस फील्ड या फिर आप बोलो प्रॉपर ट्रांजिशन, वो मेरा उसी कंपनी के बाद हुआ था। तो मेरे विप्रो के बाद अगले स्विच में हुआ था, तो मेरे तीसरे कंपनी में हुआ था, ओके। एंड इस स्विच के ड्यूरेशन में आई एक्चुअली हैड मल्टीपल जॉब ऑफर्स। सो एट दैट टाइम आई एक्सप्लोर्ड द पावर ऑफ स्किलिंग अप। करेक्ट। क्योंकि ऐसे लोग एक जॉब ओपनिंग या फिर जॉब क्रैक करने में स्ट्रगल करते हैं, बट आई रियलाइज्ड दैट आफ्टर लर्निंग
वन पर्टिकुलर स्किल विच वाज इन डिमांड, मुझे मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ गए थे। करेक्ट। अरे वैसे 2021 का जो टाइम था ना, 21-22 का टाइम, वो बहुत ही पीक टाइम था, बहुत सारे ऑफर्स भी थे उस टाइम पे, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट। सो कहीं ना कहीं उसका भी एडवांटेज मिला था। सो आई ऑल्सो हैड ऑफर्स फ्रॉम बिग 4 कंपनीज एंड टाटा की तरफ से भी ऑफर था, टीसीएस की तरफ से भी। आई वुड से दैट आई ऑन पर्पज आई नेवर ट्राइड फॉर फैंग और मैंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि यार आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम बैकग्राउंड, कोई बहुत तोड़ फोड़ कॉलेज से बीटेक मेरा किया हुआ नहीं है। तो आई ऑल्सो ट्राइड कि ऐसे जगह पे ट्राई मारते हैं जहाँ पे इजीली ट्रांजिशन हो जाए, आगे चल के फिर देखेंगे अगर फैंग या मैंग में क्रैक करने का ट्राई तो करना ही था ना, क्या पता हो जाता। या दैट इज फॉर श्योर। सो एंड आई रियली एडमायर पीपल जो क्रैक कर लेते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन आई थिंक जहाँ पे मेरा नसीब था वहाँ पे मेरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो ठीक है, अब आप ये बताइए हमें कि चलो रिमोट जॉब ही पूछूंगा मैं कि आपने कैसे क्रैक करी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग रिमोट जॉब सर्च कर रहे हैं। बट बिफोर दैट, बिकॉज हम लोग ज़्यादा MLOPs के बारे में बात करने वाले हैं, सो टेल मी कि व्हाट इज MLOPs, ये है क्या? Okay, this is very interesting question. Lot of people are willing to get the answer. तो मेरे दिमाग में अभी ये चीज़ आ रहा है कि MLOps क्या है। इस चीज़ का जवाब देने के लिए दो अप्रोचेस लिए जा सकते हैं, एक टेक्निकल और एक जेनरिक। टेक्निकल वाला अप्रोच लेने से शायद सिर्फ टेक्निकल साउंड लोगों को ही ये जवाब समझ में आए। सो आई विल कम टू दैट रिस्पॉन्स लेटर। ओके, एक जेनरिक एग्जाम्पल में बात करते हैं। मान लो कि आप एक बेकरी शॉप के ओनर हो, ठीक है, एंड यू हायर्ड अ गाय जो वो केक बनाता है। ओके, जो मान लो कि उसका रॉ मटेरियल कलेक्ट करने से लेके उसको प्रोसेस करने से लेके उसको बेक करने तक ये सारा कुछ काम वो बैकएंड का करके दे देता है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इसके बाद भी द फ्रंट एंड लेयर का जो काम है वो बाकी है। जैसे कि आप हो सकता है कि उस केक के ऊपर कुछ क्रीमिंग डेकोरेशन करोगे, कस्टमाइजिंग कि ये बर्थडे केक बनने वाला है या एनिवर्सरी केक बनने वाला है, थिंग्स लाइक दैट। आप उसको पैकेजिंग करोगे, अपना ब्रांडिंग लेबलिंग करोगे, आप उसको गिफ्ट रैप करोगे, एंड देन फाइनली आप उसको सेल करोगे, बिलिंग करोगे। ठीक है, ठीक। अभी वो आप सोचो ये जो केक है ये अगर आपके बैकएंड में आपके किचन में ही रह जाता तो क्या आप बिजनेस कर पाते? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही डेटा साइंटिस्ट्स जो काम कर रहे थे एमएल कॉन्सेप्ट के आने से पहले, वो उनका एंड गोल होता था एक पावरफुल मॉडल बनाना, जो मॉडल या तो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम करके दे, जैसे कोई प्राइस प्रिडिक्ट करके दे देना, जैसे कि आप ओला उबेर में देखती हो जैसे आपका फेयर प्रिडिक्ट हो जाता है, राइट, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए फेयर प्रिडिक्ट हो गया। या मान लो एक रिकमेंडेशन इंजन बना देना, तो वो भी एक मॉडल का काम हो सकता जैसे है। कि नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन। करेक्ट, परफेक्ट। या फिर आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जैसे यू माइट नो दिस पर्सन, वो रिकमेंडेशन आता है, ठीक है, या कोई क्लासिफिकेशन करके देना, ठीक है। सो दीज आर द सम बेसिक यूज केसेस ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। तो डेटा साइंटिस्ट का काम जो रहता था वो मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड या डेवलप करने तक कहीं ना कहीं आके रुक जा रहा था। ठीक। एंड आप सोच के देखो कि जिस कंपनी ने आपको हायर किया है इतना पैसा खर्च करके, उनको क्या फायदा मिल रहा है कि आपने एक बहुत मास्टरपीस कुछ तोड़फोड़ चीज बना दिया, लेकिन वो आपके सिस्टम पे ही लिमिटेड है। कहीं ना कहीं कंपनी को चाहिए कि वो एक सर्वर पे डिप्लॉय हो, एक स्केलेबल रिलायबल आर्किटेक्चर पे डिप्लॉय हो, एंड उसको यूजर्स हिट करे, तभी तो एक्चुअल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है। अब आपने जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया, आप सोचो नेटफ्लिक्स के बैकएंड पे जो मशीन लर्निंग मॉडल लगा हुआ है जो आपको शो रिकमेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मॉडल उस इंजीनियर के सिस्टम पे ही अगर लिमिटेड रहता जिसने उसको डेवलप किया है, तो नेटफ्लिक्स उस मॉडल को यूज कैसे करता आपको एज अ कस्टमर या फिर एज अ यूजर गेन करने में। बिल्कुल। तो वहां पे क्या हो रहा था कि डेटा साइंटिस्ट की डिपेंडेंसी दूसरे टीम मेंबर्स पे आ रही थी, कि ऑप्स वाले पे जो डेवऑप्स वाला है या डेटा इंजीनियर जो गाय है, उन पे एक क्रॉस टीम फ्रिक्शन आ रहा था। ओके। इस चीज की वजह से मार्केट में धीरे धीरे जो MLOps का जो जॉब रोल है ये इमर्ज होके आया कि डेटा साइंटिस्ट हमको चाहिए, लेकिन वो ये जो डिपेंडेंसी आ रही है दूसरे टीम्स के ऊपर वो इसको भी कवर कर ले। ओके। तो आपको वो फ्रंट एंड का जो नॉलेज है ये भी अब आपको आना चाहिए कि कैसे आप डॉकर, CI/CD ये सारी कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हो, डिप्लॉय या तो सर्वर बेस्ड या सर्वरलेस आर्किटेक्चर पर डिप्लॉय कैसे करते हो, डिप्लॉयमेंट के बाद भी आप मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे परफॉर्म कर रहे हो। दिस इज हाउ यू बिकम एन MLOps इंजीनियर और यू वर्क एज एन MLOps इंजीनियर। अब आप सोच के देखो, आप और भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जा रहे हो अपनी कंपनी के लिए। बिल्कुल। दिस इज व्हाई यू गेट हायर पैकेज। ओके।
क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए भी एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर रहे हो. राइट. So this is the reason that this field or this particular job role is so much in demand. ग्रेट ग्रेट. आपने ये तो बता ही दिया कि क्यों है सैलरीज ज़्यादा, बट सैलरीज पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितनी सैलरी मिल रही है एज अ रिमोट इंजीनियर? The rough estimation would be close to 50 LPA is currently what I've been offered. And I also want to tell one more thing that mostly आप इस टाइप के पैकेजेस जो सुनते हो इसमें बेस प्लस वेरिएबल एटसेट्रा ये कंबाइंड रहते हैं. ESOPs भी रहते हैं कुछ केसेस में, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे केस में फॉर द एम्प्लॉयर वेयर आई एम वर्किंग मुझे एज अ बेस ही ऑफर किया गया है. 50 आपका बेस है. करेक्ट. सो आई एम नॉट होल्डिंग एनी ESOPs और इक्विटी और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज एंटायरली बेस्ड. मतलब लगभग 4 लाख के आसपास पर मंथ. अगर आप टैक्स वाले अमाउंट को डिडक्ट ना करो तो टैक्स आपका वही डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स? सो टैक्स तो आपको खुद पे करना पड़ता होगा ना, बिकॉज इट्स अ रिमोट जॉब. आई विल टेल यू समथिंग. सो बेसिकली ये कंपनी तो बाहर की है, ओके, बट दे हैव अ शेल कंपनी सेटअप इन इंडिया. गॉट इट. जिस वजह से वो एक पेरोल दिखाते हैं, इंडियन पेरोल दिखाते हैं. या तो बेसिकली आपका सैलरी वाला ही डिडक्शन होता है. या वो टीडीएस होके ही आता है. अब आप कैलकुलेट कर लो कितना टीडीएस हो गया आता होगा. वही जो मतलब 30% करके. ठीक है, ग्रेट. बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड सैलरी है. पूरा का पूरा इन हैंड है. दैट्स अ गुड थिंग. डिसेंट इनफ. सो कैन वी से कि जो आपका अभी प्रोफाइल है दैट्स अ सीनियर लेवल प्रोफाइल या फिर वो एंट्री लेवल है? नहीं, एंट्री लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है. सीनियर लेवल ही है. एंड आई विल टेल यू हाउ. क्योंकि आई रिपोर्ट डायरेक्टली टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड CTO. ओके. सो एक्चुअली हायरार्की वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी फ्लैट हायरार्की है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन ये डेफिनेटली एक एंट्री लेवल रोल नहीं है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारी दी जाती है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ फ्रेशर. गॉट इट. आई ऑल्सो वांट टू नो द एक्सट्रीम्स ऑफ द सैलरी. एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि भाई एक एंट्री लेवल पे एक बंदा गया, राइट. तो उसको बेयर मिनिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, और व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज दैट यू हैव हर्ड ऑफ इन दिस रोल? सो देखिए, सबसे पहले तो फ्रेशर के टर्म्स पे बात कर लेते हैं. ओके, तो फ्रेशर के टर्म्स में ज़रूरी नहीं कि एक फ्रेशर को ऐसे मतलब बाहरी कंपनी में ही उसकी पहली जॉब लगे. ओके, हो सकता है किसी इंडियन कंपनी में लगे. करेक्ट. एंड अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप डेटा साइंस में या फिर MLOPs में एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास कोई एलिट बैकग्राउंड नहीं है, कोई आप बहुत टॉप के कॉलेज से या आपके पास कोई PhD या मास्टर्स डिग्री नहीं है, इन दैट केस एज वेल आई थिंक ईजिली आपको 6 to 10 के रेंज में तो मिलना चाहिए. ठीक है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक टू मी आफ्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, लेकिन इसमें एक बहुत पावरफुल चीज़ ये है इन द फील्ड ऑफ ML AI डेटा साइंस कि आपको जो हाइक मिलता है ना वो सीधे 100% 200% मतलब वो डबल ट्रिपल हो जाती अच्छा. है, जो कि दूसरे जॉब रोल्स में शायद उतना इजीली ना हो. करेक्ट. ओके, क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. सो एवरी टाइम आई मेड अ स्विच, वो मुझको मतलब तगड़ा हाइक मिला. आई नेवर डिड इट फॉर लाइक 30-40% हाइक. सो ये दूसरे जॉब रोल्स में हो सकता है कि आपको बोला जाए कि यही तो मार्केट नॉर्म है, लेकिन ये सारी चीज़ें नलिफाइड हो जाती है व्हेन यू आर इन दिस फील्ड. एंड अगर एक्सट्रीम्स में अगर आप बात करो तो अगर आपका कोई बाहरी एम्प्लॉयर है जो आपको USD में पैकेज दे रहा है, देन एज एन एंट्री टू मिड सीनियर लेवल ये आपका 100 to 150K जा सकता है. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ USD. एंड अगर आप एक सीनियर जॉब रोल में बात करो तो MLOPs या फिर Gen AI में आपका दिस कैन गो अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 250K to 400K. I think yeah, roughly उतना तो चला ही जाएगा. 400K like more than 3 CR. That is amazing. Yeah, that is great. I think the salaries are very competitive over here. मतलब SDE की जो salaries होती हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रही हैं सुनने में तो. हाँ, मतलब अभी तो वैसा ही लग रहा है. All right, great. Demand भी है ज़्यादा? Obviously, of course. अभी तो मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे even the core SD background people are also learning AI. Now I am not talking about traditional ML, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी देख रहे हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में वो API कॉल्स हो या फिर RAG इम्प्लीमेंटेशन हो, वो एक AI का फ्लेवर दे ही रहे हैं. एंड इट इज द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट. ऐसा नहीं है कि लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट ये कर रहे हैं, इट इज द डिमांड इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. लाइक जब मैंने गूगल छोड़ा था उस टाइम पे ही AI आया ही था.
बट स्टिल द टीम्स दे वर अडॉप्टिंग दिस कि भाई अब जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं व्हाट एआई एलिमेंट आर वी इंक्लूडिंग इन दोस प्रोजेक्ट्स. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो अभी कोई एसडी या कोई वेब डेवलपर भी अगर वो एक चाहे वो वेबसाइट बनाए या एक चैटबॉट बनाए, companies would not think without getting this empowered by AI. Right. उनको AI features देना ही देना है. बिल्कुल. So I think this thing is being embraced by everyone. ग्रेट. अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. सो रिमोट जॉब, राइट? Okay. बहुत लोगों को पसंद होती है रिमोट जॉब, एंड रिमोट जॉब नॉर्मलाइज कब हुई? कोविड के बाद से. Correct. उससे पहले तो ये था कि यार रिमोट में लोग इतना हायर भी नहीं करते थे, रिलाई भी नहीं करते थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड दिस बिकेम अ न्यू नॉर्म. Correct. So, what do you think कि how can someone crack approach remote job? कैसे आप recruiters को reach out कर सकते हैं outside the country also? And what is that strategy? आपने क्या strategy follow करी थी? अपनी strategy से बताइए. Okay, so I'll first of all tell you that what strategy I followed, and then I'll also try to provide some guidance for fresher people. ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि when I started this approach, I had certain experience. तो वो सेम अप्रोच एक फ्रेशर के लिए शायद ना काम करे या काम ना करे. बिल्कुल. सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. ओके, आई विल समराइज इन शॉर्ट. तो मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी बिल्कुल ही था कि मुझे अब जो अगला स्विच मारना है इट हैज़ टू बी कंप्लीट रिमोट. क्योंकि मेरे उस टाइम पे करंट एम्प्लॉयर ने वो रिटर्न टू ऑफिस का मेल डाल दिया था. Okay. और उसी मेल के रिस्पॉन्स में मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया था. पहले ही डाल दिया था आपने उस मेल के रिस्पॉन्स में दे वेर आस्किंग माई एक्नॉलेजमेंट कि आप ऑफिस कब से आ रहे हो बताओ. ओके, एंड व्हाट डिड यू रिप्लाई? I replied that I cannot come to office and this is my resignation. I knew that for me they will not create any exception and I also did not want कि सिर्फ मेरे लिए मतलब this was not making sense. So ये practical था काफ़ी कि एक एम्प्लॉय के लिए तो करेंगे नहीं और जब मेरी ही रिक्वायरमेंट एक्सेप्शनल है then I'll have to make my own way. And at that time did you have any other offer या फिर? Not at all, not at all. In fact I thought कि ऑफर जब आ जाएगा तब रिजाइन डालेंगे, लेकिन वो मेरा 90 डे का नोटिस पीरियड था. तो कोई भी हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई हैड टू रिजाइन फर्स्ट. तो वो मेरे लिए एक रिस्की तो था क्योंकि स्टिल एट दैट टाइम आई वाज ड्रॉइंग 6 फिगर सैलरी. ओके, इवन आफ्टर ऑल द डिडक्शन. तो वो आई डिड दिस थिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग माय फैमिली क्योंकि वो लोग काफी घबरा जाते. सो दिस वाज काइंड ऑफ नॉट काइंड ऑफ बट एक्चुअली अ बिग रिस्क फॉर मी. Okay. लेकिन आई न्यू दिस थिंग दैट आई हैव माई स्किल सेट ऑन प्लेस. जो मार्केट में इन डिमांड है वो मेरे पास है. सो देयर वॉज नो अदर वे कि मुझको ना मिलता कोई जॉब ऑफर. और मैंने थोड़ा सा अपना वो जो इमरजेंसी फंडिंग आप रखते हो वो भी मैंने रखा हुआ था. ठीक है. सो आई हैड माई सेल्फ फाइनेंशियली सिक्योर्ड. Okay. So, चलिए अब स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं. सो सिंस आई हैड दिस क्लैरिटी दैट रिमोट चाहिए, रिमोट ही चाहिए. ठीक है. अब कोई ज़्यादा पैकेज भी कोई दे जितना मुझको चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा के भी ऑफिस भी बुलाए तो वो भी मुझको नहीं चाहिए था. Okay. ये क्लैरिटी था मुझको. ठीक है. सो व्हाट आई डिड, आई कस्टमाइज्ड माय प्रोफाइल अकॉर्डिंगली. तो मेरा सीवी हो, एक तो आपका सीवी हो गया. सीवी में भी मैंने जो 2-3 वेरिएशंस रखे थे सब में मैंने वैसा ही डाल दिया कि आई एम वर्किंग रिमोटली एंड आई एम विलिंग टू वर्क रिमोटली. Okay. ठीक है. इसके अलावा जो आपका प्रोफाइल डिटेल्स होता है जॉब पोर्टल्स के ऊपर, बीट लिंक्डइन, बीट नौकरी, वहाँ पे भी मैंने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किया. ओके. सो शुरुआत में तो कॉल्स आ नहीं रहे थे लेकिन कुछ टाइम बाद कॉल्स आने लगे. जब कॉल्स आने लगे तो उसमें मिक्स टाइप के ऑफर्स आ रहे थे. मतलब जॉब ऑफर्स नहीं, वो इंटरव्यू के लिए. कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ठीक है रिमोट रहेगा लेकिन वो काउंट कम था. रिमोट स्पेसिफिक काउंट कम था. ज़्यादातर या तो हाइब्रिड था या तो रिटर्न टू ऑफिस था. ये आप अप्लाई कहाँ कर रहे थे? आपको रिक्रूटर्स रीच आउट कर रहे थे लिंक्डइन पे या फिर यू आर अप्लाइंग टू द पोर्टल्स? बोथ फेज. आप भी अप्लाई कर रहे थे? हाँ, बोथ फेज. ठीक है. आई वाज आल्सो, अब सारा दिन बैठ के अप्लाई तो नहीं कर सकते. मान लो आप दिन में 2 बार खोल रहे हो. अब आपको 10 में से 2 या 3 सूटेबल जॉब ओपनिंग दिखा तो आपने उसमें मैनुअली अप्लाई कर दिया. एंड बाकी आपके प्रोफाइल से जहाँ रिक्रूटर का रिक्वायरमेंट अलाइन हो रहा है तो वहाँ वो लोग आपको रीच आउट करेंगे. ठीक है. बोथ वेज ये प्लेटफॉर्म्स बता दीजिए एक बार. किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं? सो आई थिंक नौकरी इज वेरी हेल्पफुल. ओके. ठीक है. आई मतलब बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडीड है, मॉन्स्टर है, बट आई फील कि अगर आपने इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे डाइवर्स अप्रोच लेने की जगह आप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पूरा पावर अगर नौकरी पे लगा दिया ना, नौकरी और लिंक्डइन पे, तो आई थिंक आपके वहीं से काफी ब्राइट चांसेस हो जाएंगे. अच्छा. हाँ, लेकिन आपको एकदम उसमें अच्छे से प्रोफाइल बनाना है. हर रोज अपडेट करते रहो आप. हर रोज अपडेट करने का रीजन?
हर रोज अपडेट करने का रीजन ये है कि हर मतलब कि देखो, जब कोई रिक्रूटर आ रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, या तो उस प्लेटफॉर्म पे आप एज अ कैंडिडेट जा रहे हो या तो एज अ रिक्रूटर जा रहे हो। तो जब आप एज अ रिक्रूटर जाते हो तो आपको भी नौकरी एज अ प्लेटफॉर्म कैंडिडेट्स रिकमेंड कर रहा है। करेक्ट। एंड एज अ प्लेटफॉर्म इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रिस्पॉन्सिव कैंडिडेट्स आपको रिकमेंड करे, फ्रेश कैंडिडेट्स या फिर कैंडिडेट्स हु हैव हायर चांसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू योर मेल्स और कॉल्स। गॉट इट। क्योंकि काफी कोल्ड प्रोफाइल्स भी हो जाते हैं कि 2-3 साल पहले वो बने हुए थे या वो अपडेट हुए थे। बिल्कुल। तो एनी रिक्रूटर वुड नॉट वांट कि वो ऊपर में रिकमेंडेशन आ जाए। सही बात है। सो इस रीजन से आप उसको अपडेट करते रहो। आपको कोई मेजर अपडेट भी नहीं करने, छोटे मोटे अपडेट करते रहो। आप अपने स्किल्स में कुछ ऐड कर दो, कोई लाइब्रेरी ऐड कर दो, आपने जो अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड डाला उसमें कुछ चेंजेस कर दो। एनी चेंजेस कुड बी एन अपडेट। ओके, गॉट इट। बट पॉइंट पे आते हैं कि मतलब रिमोट के लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। तो आई वॉज कस्टमाइजिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ रिमोट जॉब। तो शुरुआत में मुझको जो कॉल्स आ रहे थे दैट वॉज काइंड ऑफ, उसमें रिमोट जॉब्स का काउंट थोड़ा कम था एंड हाइब्रिड एंड रिटर्न टू ऑफिस वाले ज़्यादा थे। सो अभी क्या होता है कि अगर आपको जॉब चाहिए ना तो आप सबको हाँ बोलोगे। आप क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। करेक्ट। तो आप ये नहीं देखोगे कि रिमोट अगर चाहिए तो सिर्फ रिमोट वाले से ही बात करो। बट आई हैड टू शो द गट्स कि हाइब्रिड वाले को एंड रिटर्न टू ऑफिस वाले को मैंने स्ट्रेट अवे नो बोला। वो चाहे जितने भी अच्छे कंपनी से थे, जेपी मॉर्गन से थे एंड मतलब जितने भी टॉप कंपनीज आप इंडिया में सोच सकते हो, एचपी से लेके सारे अच्छे अच्छे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, सारे, मैंने सबको ही ना बोल दिया in case they were not providing permanently remote. Okay, in fact the recruiters were also asking me that everybody is returning to office, why are you asking for remote exactly, मैं भी पूछना चाहता हूँ why? तो देखो, इसमें that is my personal choice। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लग रहा है कि रिमोट वर्क सेटअप पे मेरा जो अपस्किलिंग है या मेरा ग्रोथ है वो ज्यादा हो रहा है। आई एम बीइंग मोर प्रोडक्टिव एट वर्क। ओके, ठीक है, तो मेरा वो पर्सनल चॉइस था। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे भी आप वो खाना तो ऑर्डर नहीं करोगे ना जो सभी ऑर्डर कर रहे हैं, आप वो ऑर्डर करके खाना चाहोगे जो आपको चाहिए। सो द सेम थिंग। सो आई यूज्ड टू politely reply to the recruiters that this is my personal choice due to personal reason I am looking for this. Okay, अब इस वजह से हुआ क्या कि कहीं ना कहीं नौकरी और लिंक्डइन के रिकमेंडेशन सिस्टम को ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, that I am discarding the hybrid or permanent office job roles. I did not know this thing will work, but कहीं ना कहीं ये मुझको समझ में आया कि ये हो रहा है। And I'll tell you how I figured it out. कुछ टाइम बाद, 6 से 8 हफ्ते बाद ऐसा होने लगा कि अगर मुझको दिन में 8 कॉल्स आ रहे हैं रिक्रूटर्स के, all of them were remote, permanent remote. ओके, तो कहीं ना कहीं नौकरी को एज अ प्लेटफॉर्म ये समझ में आने लगा था कि ये हाइब्रिड को या परमानेंट ऑफिस वर्क को ये डिस्कार्ड कर रहा है। ये ईमेल्स पे भी रिप्लाई नहीं कर रहा है जब वो रिकमेंडेशन आ रहे हैं, एंड कॉल्स पे भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है। Okay. लेकिन जब रिमोट के साथ जब आ रहा है देन ही इज रिस्पॉन्डिंग। सो आई वुड सजेस्ट दिस टू एवरीवन कि अगर आपको एक जॉब चाहिए स्पेसिफिकली रिमोट में तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। करेक्ट। चाहे आपको हाइब्रिड में या वर्क फ्रॉम ऑफिस में जितना भी अच्छा ऑफर है, आपको उसको नो बोलने का गट्स रखना पड़ेगा। ऑल राइट, ये दिस थिंग हैज टू बी देयर। इसके अलावा ऑब्वियसली जो मेरा एक एक्सपीरियंस जो मेरा था मेरे प्रोफाइल के ऊपर, करीब 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस था तब तक, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत काम आया मेरे, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हो उतना आपकी विजिबिलिटी ऊपर जाती है। Okay. So that was another factor for me. So अगर कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो कि रिमोट में जाना चाहता है तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांग माइंडसेट रखना पड़ेगा कि रिमोट पे ही जाना है। ठीक है। हो सकता है कुछ हफ्ते ऑफर ना आए, लेकिन जब बाद में आने शुरू होंगे तो सारे रिमोट के रहेंगे। ओके, अभी भी मुझको जो ऑफर्स आते हैं वो रिमोट में ही आते हैं। अब सिस्टम समझ चुका है कि इस बंदे को रिमोट चाहिए। करेक्ट करेक्ट। लेकिन फ्रेशर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अगर कोई फ्रेशर है देन आई वुड ब्लंटली सजेस्ट, रिकमेंड कि आप अपना करियर का पहला 2-3 साल है ना, वो आप इतना फिल्टर मत लगाओ कि वो रिमोट होना पड़ेगा, मेरे होम टाउन में होना पड़ेगा। प्लीज आप वो फिल्टर हटा दो। आप कैसे भी वो एक्सपीरियंस लेके आओ, चाहे उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़े या होम टाउन से बाहर जाना पड़े। एक बार आप वो 2-3 साल का थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, देन नाउ यू आर इन दैट कंफर्टेबल पोजिशन कि अब आप अपना फिल्टर रख सको कि अब मुझको सर्टेन अमाउंट के ऊपर पैकेज चाहिए या मुझको अब
हाइब्रिड सेटअप में काम करना है या रिमोट में काम करना है, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई। आपने शुरू से ही रिमोट काम किया है क्या? नहीं, सो फर्स्ट 2.5 to 3 years आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। ओके, या ठीक है, उसके बाद आप स्टैंड ले पाए कि मेरे को करेक्ट रिमोट करेक्ट। चाहिए। सो आई ऑल्सो आइडेंटिफाइड दिस थिंग। तो जब तक आई वॉज वर्किंग इन ऑफिस तब तक मुझको कोई भी दिक्कत नहीं थी। आई वॉज फाइन वर्किंग फ्रॉम ऑफिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, लेकिन जब रिमोट हुआ कोविड के वजह से, दैट वॉज नॉट अ चॉइस। ओके, तब मुझको एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ऑफिस नहीं जाने पे, स्पेशली मेरे लिए जो दिन के 4-4.5 घंटे जो बच रहे थे, उसमें कितना प्रोडक्टिविटी आ सकता बिल्कुल था। बिल्कुल, ये सही बात बोली आप। बिकॉज आई लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता Yeah. फ्रॉम द ऑफिस जोन। तब मुझको रियलाइज हुआ, वो जो 1-1.5 साल में जो मेरा डेटा साइंस में स्किल अप हुआ, मेरा ट्रांजिशन हुआ, सैलरी डबल ट्रिपल हो गया, तब मुझको रियलाइजेशन हुआ कि ये सब कुछ होने में रिमोट वर्क सेटअप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। बिल्कुल, एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई फिगर्ड आउट कि आई एम नॉट प्रोपागेटिंग दिस एज अ जनरल आइडिया। हो सकता है बहुतों के लिए ऑफिस जाके काम करना ज्यादा बेटर ऑप्शन हो, हाँ। आई लीव इट टू यू, लेकिन आई फिगर्ड आउट फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए रिमोट रिमोट सेटअप सेटअप इज द बेटर। बेस्ट। अंडरस्टूड। ठीक है, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, आप अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं क्या, सीवी जो आप बता रहे थे, जस्ट फॉर द टेम्पलेट हमारी ऑडियंस के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 पेज का ही सीवी बनाओ। ओके, अनलेस आपको बहुत तोड़ फोड़ 8-10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें आपने प्रोजेक्ट्स, टीम्स एंड बहुत कुछ लीड किया हुआ है एंड रेवेन्यूज जनरेट किए हुए हैं, तब शायद आप कुछ बड़ा दिखा सकते हो। अनलेस आप एक 1 पेजर सीवी बनाओ, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक कि वो ठीक आपके ऊपर में जो नाम और बेसिक डिटेल्स के नीचे जो समरी, प्रोफाइल समरी जो होता है, उसमें लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि खासकर फ्रेशर्स उसमें ये बताते हैं कि आई एम वैल्यू ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन एंड आई एम दिस एंड दैट, हार्ड वर्किंग एंड आई नीड दैट चांस चाहिए। चाहिए। ठीक है, लोगों को चांस चाहिए। एंड यहाँ पे जब तक जो एम्प्लॉयर है वो जब तक आपका सगा नहीं है, ठीक है, वो आपको चांस तो देगा नहीं। इनफैक्ट सगा रहेगा तो भी चांस देगा नहीं। ठीक है, तो आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव में सोचना है कि रिक्रूटर किसे ढूंढ रहा है। हाँ, रिक्रूटर किसी ऐसे को नहीं ढूंढ रहा है हु इज लुकिंग फॉर अ चांस। हाँ, रिक्रूटर का क्या है कि भाई मेरे पास ये प्रोजेक्ट है जिसको एक MLOps का बंदा आएगा तो करके दे देगा, ये प्रोजेक्ट मेरा हो गया तो मेरा जो रेवेन्यू है या तो वो इतना बढ़ेगा या तो इतना कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। उसको बनाने हैं पैसे, ठीक है, उसको वैल्यू बनाना है अपने बिजनेस के लिए। अब उसको चाहिए कि ये काम करके कौन MLOps इंजीनियर दे सकता है, या कौन डेटा साइंटिस्ट, या कौन सॉफ्टवेयर डेवलपर दे सकता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर आप उस जगह पे अपना नाम दे रहे हो तो वो अगला ही चीज ये देखेगा कि आप जो करके देने का क्लेम कर रहे हो वो आपने पहले किसके लिए किया है। राइट। ठीक है, तो आप अगर MLOps में या किसी भी फील्ड में अगर आप एक सीवी बना रहे हो तो वो प्रोफाइल में आप यही चीज डालो, दैट आई हैव स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरिंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट इन दिस स्पेसिफिक नीश, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या MLOps जो भी हो। ठीक है, एंड आई हैव डन दिस थिंग फॉर माई एम्प्लॉयर्स और दिस बिजनेस। ठीक है, बिल्कुल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द सेम। ठीक है, Got it. आप ऐसे करके बोलो कि मतलब लगे कि आप जो मांग रहे हो वो आपका हक है, आप डिजर्व करते हो। इमोशनल नहीं हो जाओ कि इमोशनल मत हो जाओ दैट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ चांस, आई एम लुकिंग फॉर अ मेंटोर, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु विल ट्रस्ट मी। इररेस्पेक्टिव आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड अगर आप हो तो डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस को या किए हुए प्रोजेक्ट्स को वैसे पोर्ट्रे करो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके दिमाग में यही सवाल सबसे पहले आएगा कि भाई फ्रेशर कहाँ से लाए। सही बात है। तो देखो आप फिगर आउट करो, अभी आज के डेट में एक फ्रेशर तो आई फील कि वो ज्यादा तगड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। करेक्ट। हम लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक मोनोटोनस सा हमारा प्रोजेक्ट हो गया सही बात है। लेकिन अभी जितने क्रेजी AI पावर्ड चैटबॉट्स, वेब प्रोजेक्ट्स या वेबसाइट्स जो कुछ भी आ रहे हैं, ये सारे फ्रेशर्स ही बना के लेके आ रहे हैं। राइट। वो खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अभी कूल प्रोजेक्ट आइडियाज क्या हो सकते हैं। उनके पास उतना टाइम है स्पेंड करने के लिए और वो बना रहे हैं। बिल्कुल। एंड अभी ये फैंग मैंग ये कंपनीज उन्हीं को तो उठा रही हैं। करेक्ट, सही बात है। तो आप अपने टाइम का यूटिलाइज करो, यू कैन मेक गुड प्रोजेक्ट्स। ठीक है विकास, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन अ फ्रेशर बिकम एन MLOps इंजीनियर? एक पूरी जर्नी काइंड ऑफ रोड मैप हमें बताइए। अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो आई डोंट पर्सनली फील दैट MLOps पे सीधे कूद जाना चाहिए। ठीक है,
तो MLOps के प्रीरिक्विजिट्स को आप समझो एंड पहले उसको कवर करो, ठीक है। पहले कुछ महीने लगा के। अगेन इफ आई टेक यू बैक टू दैट बेकरी एग्जांपल दैट आई प्रोवाइडेड, ठीक है, तो आप वो बेस जो है बेकिंग का, ठीक है, वो रेडी करो। तो अभी MLOps के एस्पेक्ट से वो हो जाएगा कि आप डेटा साइंस का जो बेसिक जो लाइफ साइकिल जो होता है, जो स्टेजेस होते हैं एक लाइफ साइकिल में, कि आप डेटा कलेक्ट करते हो एक सोर्स से, क्लीनिंग करते हो, ऑब्वियसली डेटा मेसी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप क्लीनिंग करते हो उसको, कभी कदार हो सकता है कि आपको उस पर फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है, नए फीचर्स बनाने पड़ रहे हैं। अब जो फीचर्स बन गए हैं उस पर कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाओ कि उसमें से यूजफुल फीचर्स आप उठा पाओ विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द मॉडल। एंड फिर फाइनली व्हेन इट कम्स टू मॉडल, तो अलग अलग ML मॉडल्स के बारे में आप पढ़ो। आप स्टार्ट कर रहे हो तो सीधे डीप लर्निंग पे जंप मत करो, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स पे जंप मत करो, बेसिक मॉडल्स पे ही रहो, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, SVM, डिसीजन ट्रीज। एंड एक बार मॉडल को ट्रेन करने का टेक्निक अगर आप समझ गए कि कैसे उसके पैरम्स को कैसे ट्यून करते हैं टू अचीव अ बेटर एक्यूरेसी और टू हैव अ बेटर इवैल्यूएशन, इसका मतलब कि अब आपका वो प्री रिक्विजिट ऑन प्लेस आ चुका है। अब आपको बस ये फिगर आउट करना है कि ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो चीज़ बना है, इसको अब बेचना कैसे है या फिर दिखाना कैसे है, सर्व कैसे करना है। सो दिस इज व्हेन MLOps कम्स इनटू द पिक्चर। तो ये बेसिक सीखने में आप शुरुआत में 2-3 महीने स्पेंड करो। आई एम नॉट सेइंग कि 2-3 महीने में आपका न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग एंड आपका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स लाइक ट्रांसफॉर्मर वगैरह सब कवर हो जाएगा। वो आप धीरे धीरे करो, लेकिन बेसिक जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का है वो कुछ महीने में हो जाएंगे। अब आप उसके साथ पैरेलली MLOps के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लगाते रहो कि अच्छा ये जो बेसिक सा मॉडल बना, ये जो बेसिक सा प्रिडिक्शन या रिग्रेशन मॉडल बना, इसको AWS पे डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको अज्योर पे डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। एक बार आपका दोनों साइड बेसिक सेटअप हो गया, फिर आप डेटा साइंस पे आओ। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर उठाओ, थोड़ा अब आप डीप लर्निंग कुछ महीने पढ़ो, थोड़ा आपको अगर मन है तो रैक के बारे में पढ़ो, AI के बारे में पढ़ो, क्योंकि अब वो नहीं पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को फोमो होगा तो वो पढ़ो आप। फिर वो आपने अपने सिस्टम पे फिर बिल्ड कर लिया, फिर थोड़ा सा उसमें MLOps डालो कि यार इसको अब इस बार अज्योर पे डिप्लॉय करके देखते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करके देखते हैं। अब डिप्लॉय स्ट्रेट अवे तो होगा नहीं, तो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स, राइट, व्हिच वी नीड टू लर्न। तो इसमें आपका आ जाएगा कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, तो एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड जो टूल है मार्केट में आप वो सीखोगे। पाइपलाइन बिल्ड करते हो, सो पाइपलाइन बिल्डिंग एंड ऑटोमेशन के लिए जो टूल्स हैं, DVC, एयरफ्लो, जो भी टूल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स। अगेन आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट के सारे टूल्स कवर कर ले, आप एक ही टूल कवर करो या 2 टूल कवर करो, लेकिन आप उसका जो फंडामेंटल आइडिया है वो अच्छे से सीखो, देन द नॉलेज इज ट्रांसफरेबल, वो किसी दूसरे टूल पे ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर गिटहब पे अगर काम किया है, आपको अगर कंफर्टेबल हो गिटहब के साथ, तो कभी आपको अगर बिट बकेट दे दिया जाए ना तो आप एकदम लॉस्ट नहीं हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नॉलेज ट्रांसफरेबल है, आपको ही पता है। राइट, सेम थिंग अप्लाइज हियर, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ टूल सीखो, पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए कुछ टूल सीखो, आप CI/CD अच्छे से सीखो कि एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर आप डॉकर सीखो, ठीक है, डॉकर के एडवांटेजेस सीखो, माइक्रो सर्विसेज के बारे में सीखो, देन फाइनली अब वो डिप्लॉयमेंट पे जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट में भी आप सर्वर बेस्ड, जहाँ पे आप एक सर्वर को प्रोविजन करते हो, एंड सर्वरलेस, जो कि बहुत सारे सर्विसेज हैं अज्योर पे भी, AWS पे भी, जहाँ आपको सर्वर प्रोविजन नहीं करना, लेकिन आपका काम हो जाएगा, वो डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। फिर वो हो गया तो आप आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग लाइक क्यूबरनेटिस, ओके, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, उससे एक स्टेप आगे बढ़ो, आप प्रोमीथियस एंड ग्राफाना के साथ मॉनिटरिंग अलर्टिंग सीखो। बस यही सब चीज़ें हैं, और क्या। इसमें थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर आया और 3 महीने में सब सीख के निकल गया, करेक्ट, क्योंकि लेट मी गिव सम पर्सपेक्टिव टू पीपल हु आर वाचिंग दिस। फॉर मी इट्स बीन 7 years आई हैव बीन वर्किंग, एंड स्टिल आई ट्राई टू मैनेज सम टाइम इन माई डे कि और लर्निंग हो सके। तो मेरे लिए जब लर्निंग नहीं रुका है, तो किसी फ्रेशर को भी नहीं सोचना चाहिए कि 3 या 6 महीने में मेरा सब हो जाएगा। बिल्कुल, वो नहीं होने वाला है यार। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई भी चीज़ ना प्रैक्टिस करने से आती है, व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म दैट, क्योंकि
थ्योरी टू अ सर्टेन लेवल आपको नॉलेज दे देगी, बट अंटिल अनलेस यू ट्राई बाय योरसेल्फ तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. करेक्ट. एंड फॉर दैट बेसिकली विकास एंड आई वी आर कलेक्टिवली वर्किंग ऑन अ प्लेलिस्ट जो कि जल्दी ही हम अपने LearnYard वाले चैनल पे रिलीज़ करेंगे, यूट्यूब पे भी. सो उसमें हम काफ़ी डिटेल में ये कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दैट चैनल, आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, सो हमने डिस्कस कर लिया एक क्रिस्प सा रोड मैप स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन व्हाट टाइम ड्यूरेशन. नाउ यू टेल अबाउट योरसेल्फ कि आपके कंपनी में व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव एंड आप डे टू डे क्या काम करते हैं. आप ऐसे एक डेटा साइंटिस्ट या MLOPs इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हो या स्पेसिफिकली बता सकते हो, बट इन प्रोफेशनल लाइफ आई विल गिव यू सम क्लैरिटी. इन फैक्ट पीपल और स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए. आपने तो फिर भी टॉप कंपनीज में काम किया, आपको मालूम है कि आप फाइनली जब एक कंपनी में अपनी जगह बना लेते हो ना, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर या एक एज एन MLOPs इंजीनियर या एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आपको उसके बाद कुछ भी काम दिया जा सकता है. करेक्ट. ठीक है. तो ऐसा हुआ था कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो मेरे माइंड में ये चीज़ था कि जो डेटा साइंटिस्ट का जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डेटा को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, क्लीनिंग करना, मॉडल ट्रेन करना, इसके अलावा मुझे कुछ बोला नहीं जाएगा. ठीक है. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, बट आई रियलाइज्ड कि कंपनी उतना डिफरेंशिएट नहीं करती है. वो फिर आपको ऐसा भी काम दे देगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, तो आप डेवलपमेंट या फिर आप पाइथन ऑटोमेशन ऐसा कुछ कर रहे हो. ओके. वो आपको ऐसा भी कुछ काम दे देगी जो शायद थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग के साइड में हैवी है. ओके. ETL पाइपलाइन बनाना या फिर जो बैकएंड है उस पर थोड़ा हेवीली काम करना, वहाँ पे भी आपको लगेगा कि यार ये डेटा साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आ नहीं है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो ये चीज़. आपको रेडी रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. ठीक है. इनफैक्ट अगेन एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको अगर MLOPs के फील्ड में भी एक्सपोज किया जाए तो वहाँ पे भी आपको रेडी रहना पड़ेगा. सो सेम अप्लाइज फॉर मी एज वेल. ऐसे तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच आई वॉज हायर्ड एंड आई एम स्टिल बीइंग कंसिडर्ड इन माई करंट जॉब रोल, वो डेटा साइंस ओरिएंटेड ही है. तो दे एक्सपेक्ट दैट आई विल बिल्ड अ मॉडल विच विल गिव सम प्रेडिक्शन. ठीक है. सो करेंटली द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, दे आर व्हीकल इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी. तो हम लोग मोस्टली वो प्रेडिक्शन इस टाइप के रिलेटेड ही मॉडल्स को बिल्ड करने पे या उनको डिप्लॉय करने पे काम करते हैं. लेकिन एडिशनली मुझे ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है विच इज exposed more towards the software development side, Okay. or maybe the data engineering side. All right. So we should have this clarity. डेवलपमेंट भी करते हो आप. करेक्ट. सो आई कैन नॉट से कि यार आप डेवलपमेंट में क्यों डाल रहे हो, टेस्टिंग में क्यों डाल रहे हो. ये आपको करके देने के लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है. All हो सकता है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज, ओके, लेकिन हाँ आपको एज अ प्रोफेशनल रेडी रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सही बात है. ठीक है. सो बट MLOPs स्पेसिफिक अगर हम लोग काम की बात करें, सो व्हाट इज दैट पीस ऑफ वर्क दैट यू डू डे टू डे. ओके. सो मान लो कि MLOPs स्पेसिफिक अगर आप बोलोगे तो अभी करेंटली अभी मतलब दिस वीक इटसेल्फ आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस. तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है विच इज अगेन AI एम्पावर्ड. ठीक है. उसमें हमने LLM लगाया हुआ है. तो वो अब रेडी हो चुका है एंड वो लोकली मेरे या मेरे टीममेट के सेटअप पे चल भी रहा है. इट इज गिविंग प्रेडिक्शन या फिर द वर्क इट शुड बी डूइंग. किस चीज़ का प्रेडिक्शन दे रहा है. सो बेसिकली आपने बैंकिंग या फिर बैंकिंग बोल लो या आपने NBFS में बोल लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, उसमें जो आपके क्लेम्स जो आते हैं या आपके जो भी रिक्वेस्ट आते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं, उसमें आपको फ्रॉड पकड़ना पड़ता है. ओके. कि ये फ्रॉड दिख रहा है कि नहीं. ओके. ठीक है. अगर दिख रहा है तो दैट इंफॉर्मेशन गेट्स पास्ड टू अ स्पेसिफिक टीम जो फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है कि ये एक्चुअल में दिख तो रहा था बट एक्चुअल में ये फ्रॉड है कि नहीं. ठीक है. तो ये जो रिकमेंडेशन उस टीम तक पास करने का जो प्रोसेस था ना, दिस अर्लियर यूज्ड टू बी डन विद ए टीम मैनुअली. अच्छा. तो लोग उसको मैनुअली कर रहे थे. तो AI का तो यही काम है कि जॉब खाया ना, तो हम लोग वही कर रहे हैं. ठीक है. तो हमने उस पूरे प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर दिया है. ओके. तो वो जो टीम कर रही थी इन क्लेम्स को उस स्पेसिफिक टीम तक भेजना जो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी, हमने उस पूरे प्रोसेस को AI ला के ऑटोमेट कर दिया है. नाउ AI विल डिटेक्ट कि दिस लुक्स सस्पिशियस एंड वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेजेगी. ऑलराइट. सो दिस इज अ रियल पिक्चर दैट आई एम गिविंग. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. ओके. ओके. अब मुझको करंटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है इस हफ्ते वो ये है
कि अब ये जो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है विच इज़ वर्किंग लोकली एट योर सेटअप, अब आप एक पूरा प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कि इसको डिप्लॉय कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर CI/CD का जो एक आर्किटेक्चर है वो बना के दो, और मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दैट इट हैज टू बी ऑन अज्योर। ओके, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अज्योर इज द बेस्ट चॉइस, ये मेरे एम्प्लॉयर का चॉइस है, हो सकता है आपके या किसी और के एम्प्लॉयर के लिए ये GCP हो सकता है या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन हम अज्योर पे कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी बोला गया है कि दिस हैज टू बी सर्वरलेस, वी वांट टू गो सर्वरलेस। तो मुझे ये रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं एंड मुझसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है दैट आई विल गिव बैक द आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन, कि ये सर्विसेज हम लोग अज्योर पे यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक सर्विसेज पे इतना कंप्यूट पावर या रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड। जिसको यूज़ करने का मंथली या ईयरली कॉस्ट इतना पड़ने वाला है। अच्छा। व्हेन दैट विल गेट अप्रूव्ड, तो अब आप समझ रहे हो। हाँ। सो अगेन आई विल टेक यू बैक टू माई बेकरी एग्जाम्पल। ठीक है, कि आप पैकेजिंग कर रहे हो, डेकोरेशन कर रहे हो, आप कैश काउंटर में उसको बेच रहे हो या फिर कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, तो इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है। करेक्ट। ठीक है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। अंडरस्टूड। नॉट सोनली ऑन मी, आई एम वर्किंग विथ माई टीममेट। सो या, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग करेंटली एज एन MLOPs इंजीनियर। ग्रेट। तो आप तो भाई जॉब खा रहे हो लोगों की यूजिंग AI। MLOps की जॉब AI खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, ये बताइए। बहुत सीरियस सवाल पूछ दिया आपने। देखिए, आई वुड नॉट से कि AI जॉब्स खा रहा है या AI जॉब्स नहीं खाएगा। इसमें से कोई भी एक चीज़ मुझको नहीं बोलना है। ठीक है, आप मुझको थोड़ा सा माफ करना, लेकिन आपके सवाल से पूरा हट के मुझको एक जवाब देना है। ओके। तो मेरा भाई जो है, मेरा खुद का भाई, ही इज इनटू वीडियो एडिटिंग फील्ड। ओके। अब आप समझ ही गए बिना बोले कि उसका AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग से कोई भी लेना देना नहीं। करेक्ट। उसको कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, स्टिल आई टोल्ड हिम लाइक एन ईयर बैक कि यार तुम जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, तुम फिगर आउट करो कि इस काम को AI के टूल से और एफिशिएंट या और एफिशिएंटली कैसे डिलीवर किया जा सकता है। करेक्ट। ठीक है, तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम देखो कि जो काम तुम 2 घंटे में कर रहे हो, क्या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसको यूज करके वो आधे घंटे में या 1 घंटे में हो जा रहा है। ठीक है, प्लीज फिगर दैट आउट एंड डू दैट इमीडिएटली। राइट। अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। आई टोल्ड हिम दिस थिंग। ठीक है, उसको शायद उस टाइम पे बात समझ आई या ना आई, बट ही फॉलोड एक्चुअली। एंड उसके पियर्स ने, जिसने ये चीज़ फॉलो नहीं किया, उनकी जॉब चली गई। ओके, एंड मेरे भाई का पे रेस बढ़ गया। ओके, ग्रेट। सो आई रियली होप कि अब आपको वो जवाब मिला होगा। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि भाई आप चेंजेस के साथ साथ में आपको इवॉल्व भी करते हैं। करेक्ट। सो आई विल नॉट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट अ डेटा साइंटिस्ट और एन MLOps इंजीनियर। यू कुड बी अ वीडियो एडिटर, यू कुड बी इनटू मार्केटिंग, यू कुड बी अ कॉपी राइटर। ओके, यू कैन बिलोंग टू एनी प्रोफेशन, लेकिन आप प्लीज फिगर आउट करो कि आज के एज में इज देयर एनी AI advancement available which can make you more efficient. Correct. If you figure that out, being a copywriter, being an HR or being an MLOps engineer, you will have to figure this out. अगर ये आप figure out कर पा रहे हो अपने लिए, then your job is not going anywhere. All right, great. Yeah. बट अगर मार्केट सिनेरियो की बात करें तो हाउ इज़ द मार्केट सिनेरियो फॉर MLOps इंजीनियर्स? क्या ये एक बढ़ता हुआ मार्केट है या फिर स्टैग्नेटेड मार्केट है? डिमांड कैसी है मार्केट में, सो दैट पीपल नो कि एज अ करियर ऑप्शन उनको MLOps इंजीनियर चुनना चाहिए या फिर नहीं? स्टैग्नेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई थिंक कि जैसे 2014 से 16 के आसपास डेटा साइंस इमर्ज हो रहा था, करेक्ट, कहीं ना कहीं अभी MLOps इमर्ज होना शुरू हुआ है। अच्छा, नॉट राइट नाउ, अभी शुरू हुआ है ऐसा नहीं है, पिछले 1.5-2 साल में ये इमर्ज होना शुरू हुआ है। ओके, एंड इट इज येट टू रीच इट्स पीक। ओके, तो स्टैग्नेंट होने की तो बात अभी है ही नहीं। एंड इसीलिए आई हैव नोटिस्ड दैट पीपल फ्रॉम DevOps और अदर स्ट्रीम्स आर ट्राइंग टू गेट इनटू इट MLOps। राइट, क्योंकि MLOps में एक क्या है कि ऑप्स जो एक प्रोफेशनल होता है वो तो शुरू से इन डिमांड था। आप देखो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स थे वो फुल स्टैक या डेवऑप्स में आने का जो उनका रीजन था या जो रश था, वो सेम चीज एप्लीकेबल है एक MLOps इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट का MLOps में जाने का। ओके,
क्योंकि आप कहीं ना कहीं और एफिशिएंट बना रहे हो अपने आप को। Correct, आपका जो सही बात है। काम है उसको प्रोडक्शन तक ले जाने के लिए अब आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। मेक सेंस। तो कहीं ना कहीं एज एन एम्प्लॉयर इफ आई वाज पेइंग 100 यूनिट्स टू टू डिफरेंट पर्सन, आई वुड बी हैप्पी टू पे 150 यूनिट्स टू वन सिंगल पर्सन, Correct. एंड उसको भी ज्यादा पे मिल रहा है, आपका भी पैसा कम खर्च हो रहा है। मेरा पैसा कम खर्च हो रहा है, उसको भी एज एन इंडिविजुअल ज्यादा पे मिल रहा है। Understood. एंड ये रीजन है कि अभी MLOps में मतलब इवन द पे एज वेल इज ऑन द हायर साइड, या क्योंकि आप एज एन MLOps इंजीनियर डेटा साइंस में भी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो एंड ऑप्स साइड में भी रख रहे हो। सही सो बात है। दिस इज द रीजन। ओके। बाकी अगर हम लोग फ्रीलांसिंग मार्केट की बात करें तो MLOps इंजीनियर्स के लिए फ्रीलांसिंग मार्केट कैसा है? I think it is really good, and I not only think so, I am saying this because I have been doing freelancing recently. अभी मैंने छोड़ दिया, commitments थोड़े बढ़ गए हैं तो अभी वो manage नहीं हो पा रहा है, लेकिन as I said that I have been doing freelancing and I want to tell you that I never approached any individual for any freelancing gig कि यार मुझको ये काम दे दो। Okay. वो मेरे पास खुद से ही आया है, लिंक्डइन के थ्रू? लिंक्डइन या नौकरी दोनों से ही आया है। अच्छा। मैंने पूछा है एंड वो मतलब एक फिक्स प्लेटफॉर्म से नहीं आ रहा था, बट पॉइंट ये है कि मुझे ही या मेरे जैसे पैरेलल प्रोफेशनल्स को ही क्यों जा रहा है, सभी को क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न तो सबसे पहला ये था मेरे केस में कि द रिक्रूटर्स वेर एबल टू आइडेंटिफाई दैट आई एम वर्किंग रिमोटली। ओके, तो उनको पता था कि ये मैनेज कर लेगा। ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वो मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस अब अच्छा खासा हो गया है, तो उस वजह से भी एक रिलायबिलिटी रहती है रिक्रूटर के साइड से कि इनको सर्टेन एक्सपीरियंस है तो ये डिलीवर कर देंगे। राइट। ओके, तो आई नो कि फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। इवन एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज एन MLOps इंजीनियर आप अगर फुल टाइम जॉब ना करके आप ये भी कर सकते हो। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल दिस थिंग एक्सप्लिसिटली। मुझे लगता है इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंशन कि ये किसी फ्रेशर को आइडलाइज नहीं करना चाहिए कि वो MLOps या डेटा साइंस सीख के अब वो फ्रीलांस ही करने वाला है। ओके। बिकॉज नो रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी आस्किंग दैट वी आर लुकिंग फॉर एन MLOps freelancing professional and we are okay if you don't have any experience, if you are a fresher. All of them wanted an experience. They wanted, yeah, they are willing to hire you provided that you are holding certain experience. Okay, so again I would recommend the same thing कि आप पहले कुछ साल का जॉब एक्सपीरियंस गेन करो, उसी को प्रायोरिटी दो। ठीक है। उसके बाद फुल टाइम जॉब में एंड फ्रीलांस में दोनों तरफ से ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ओके, ओके, ग्रेट। ठीक है विकास, तो एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LLMOps, MLOps एंड AIOPs? इन तीनों टर्म्स में से ही ऑप्स को अगर साइड हटा दे देन दिस बिकम्स ML, LLM और AI। करेक्ट। ओके, अभी MLOps में अगर आप देखो तो दो हिस्से हैं, एक ML एक ऑप्स। ऑप्स मतलब आप समझ पा रहे हो चीज़ों को ऑपरेशनल करना, राइट। ठीक है। ML का मतलब हुआ कि ML इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन आपने बनाया है, एक एप्लीकेशन जिसपे कहीं ना कहीं ML बैकएंड में लगा हुआ है, ML का मॉडल लगा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप उसी एप्लीकेशन को बनाने में अगर आप AI इंटीग्रेट करते हो या LLM की APIs कीज अगर आप इंटीग्रेट करते हो, दैट बिकम्स एन AI एप्लीकेशन और LLM पावर्ड एप्लीकेशन। करेक्ट। उसको अगर आप ऑपरेशनल बनाना फिगर आउट कर लेते हो, डिप्लॉय करना या प्रोडक्शन तक ले जाना फिगर आउट कर लेते हो, दैट इटसेल्फ बिकम्स AIOps और LLMOps। ओके। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको थोड़ा मतलब हवा बना दिया गया है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप MLOps फिगर आउट कर पाते हो अपने लिए, अगर आप MLOps पे कमांड ले आ पाते हो, तो आपको अब अलग से AIOps कुछ सीखना नहीं है, ओके, या LLMOps अब आपको अलग से सीखना नहीं है। आप बस ये फिगर आउट कर लो कि आप एप्लीकेशन जो ML को इंटीग्रेट करके बना रहे थे, अब आप उसमें AI कैसे लगा सकते हो। अंडरस्टूड। ऑप्स तो वही रहने वाला है। करेक्ट, करेक्ट। दैट इज इट। ऑल राइट, ग्रेट। थैंक्स अ लॉट विकास फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। आई होप आप लोगों को भी पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा और एंड तक देखी होगी पॉडकास्ट, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप भी एक बार बोल दीजिए हमारी ऑडियंस से। यस, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प पहुँचे। एंड फ्रास के चैनल पे, LearnYard के चैनल पे भी
we are looking forward to deliver more valuable content to you. So stay tuned, and we promise lots of exciting stuff is on the way. करेक्ट, सब्सक्राइब कर लेना हमारे लर्नयार्ड के चैनल को भी, बहुत अच्छी सी प्लेलिस्ट आपके लिए चल रही है, अभी काम चल रहा है उस पर, एंड वेरी सून इट विल बी लाइव. सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय.